रैंडम सैंपल ऑफ 3 टीचर सेलेक्ट किया आपने, तो सैंपल साइज क्या लिया आपने, 3 लिया है। ओके, सो सैंपल ऑफ साइज 3 चूजन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ काउंसिल दिस, और प्रोपोर्शन दे रखा है, तो एनपी हो जाएगा, ठीक है, 3,0.4। नंबर ऑफ एकेडमिक काउंसिल मेंबर इज लार्ज, बट हमने सेलेक्ट कितना सैंपल किया, साइज 3 का ही किया ना। तो Yes, sir. तो फाइंड द पीएमएफ एंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ सीनियर टीचर्स। ठीक है, तो आंसर यही मुझे दे दो। अगर अप्रोक्सीमेट करोगे तो पॉइजन में अगर अप्रोक्सीमेट करोगे तो यहाँ n3 ले लो और p 0.4 ले लो, तो np कितना हो जाएगा 1.2। तो ऐसे बाइनोमियल 3,0.4 कंसिडर कर लो, और अगर अप्रोक्सीमेट करोगे तो पॉइजन में क्या हो जाएगा np, तो 3 इंटू 0.4 1.2 हो गया, तो पॉइजन 1.2 हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन कर लोगे तो उससे आ जाएगा। मतलब बाइनोमियल को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं पॉइजन में, तो उससे आ गया। ठीक है, तो वो यूज कर सकते हो, बाइनोमियल n Yes. 3,0.4 या पॉइजन 1.2। नेक्स्ट बताओ। थर्ड में a अपॉन बी का पीएमएफ दे रखा है, नहीं x बराबर a अपॉन बी है, और ए बी क्या है, इसका मतलब है कि ए बी के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब वन कॉमन फैक्टर है, ए बी पॉजिटिव इंटीजर है। तो पहला बताओ k बताओ और x लेस देन 1, तो पीएमएफ का डेफिनेशन यूज करो। ए बी बराबर कोई k ले लो, कोई वो नंबर, ए बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो यहाँ पे तुम्हें समेशन करना होगा, ए बी को प्राइम है, ठीक है ना, और मतलब रेशनल नंबर्स होगा ना ए बी, तो अच्छा सभी पावर में -1 है पूरे की पावर? हाँ, पूरे की पावर -1 है। तो इसको समेशन कैसे करो, क्वेश्चन ये है, डबल समेशन हो जाएगा लेकिन को प्राइम होना चाहिए। ए बी को प्राइम है, जैसे 1/3 2/5 इस टाइप का है। x बराबर 1 पे प्रोबेबिलिटी तो निकल जाएगा, उसके लिए k चाहिए नहीं, जैसे x यहाँ पूछा x लेस देन 1, x लेस देन इक्वल, इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है, क्या बोल रहे हो? नहीं, इसका मतलब है कि ए बी के बीच कॉमन फैक्टर 1 है, जीसीडी, इसका मतलब जीसीडी 1 है, मतलब ए एंड बी आर को प्राइम। ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। हाँ, तो ये दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है ए बी के बीच, जस्ट वन कॉमन फैक्टर। ये इस तरह का नंबर हो सकता है 1/3 जैसे हो गया, 2/5, मतलब ऐसे फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन ना हो। बट एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये रेशनल नंबर पे डिफाइंड है, तो समेशन ओवर रेशनल नंबर करोगे क्या होगा, ये रेशनल का डेफिनेशन ही है ना, ए बी को प्राइम है और पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, लेकिन ये ऐसे x इक्वल टू 1 अगर निकालना हो तो ए बी को मान लो तुम 1 1 रख दो, नहीं 1 1 क्या कुछ आया, इक्वल है ना, तो कोई बात नहीं, ए अपॉन बी 1।
देखो तो इसमें क्या करेंगे, अच्छा ये गलत आ गया, ये जो a अपॉन बी है उसको मान लो सपोज n है ना। सो यहाँ से तुम्हारे पास तो a अपॉन बी क्या होगा, a अपॉन बी एक्चुअली कोई इंटीजर तो नहीं होगा। a इंटीजर है, b इंटीजर है, बट a भी इंटीजर नहीं है। सो यहाँ तुम हाउ विल यू डू समेशन e की पावर a इंटू e की पावर b माइनस वन होल पावर माइनस वन, मतलब यही है कि k अपॉन e की पावर a प्लस बी माइनस वन, इस तरह से है। अब तुम समेशन कर सकते हो इस पे और इक्वल टू वन। क्वेश्चन है हाउ विल यू डू समेशन। इसको कल करते हैं फिर। हाँ ठीक है, इसको आगे देखते हैं, इसको दोबारा भेजना एक बार, देखते हैं ट्राई करके। इसको ट्राई करेंगे, ठीक है, इसको रहने दो अभी। देखते हैं किस बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो अच्छा है, इसमें समेशन कैसे करेंगे समझ नहीं आ रहा, देखते हैं आगे। 6 है ना, तो मैं पूछता हूँ जिसने असाइनमेंट बनाया ना, क्योंकि ये सब मैंने नहीं बनाया तो मुझे पता नहीं कहाँ से उठाया है, तो एटलीस्ट अच्छा क्वेश्चन है हालांकि। तो ओके 6 क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ सर्टेन प्रोसेस इज वेरिएबल बट द प्रोसेस इज सर्टेनली कंप्लीटेड इन एट मोस्ट 2n ऑपरेशन। मतलब बता रखा है कि नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है मैक्सिमम 2n है। ओके, the mechanism of the process suggests that the density function describing the number of operations, ये PMF दे रखा है ना कि x की वैल्यू 1 से 2n माइनस 1 तक है, तो थीटा की पावर x माइनस 1 1 माइनस थीटा है, और अगर x बराबर 2n है थीटा की पावर 2n माइनस 1 है। ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोसेस विल कंप्लीटेड बिफोर द kth ऑपरेशन। तो k के टर्म में आ जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें। जैसे तुम्हारे पास x लेस देन k निकालना है तो समेशन नहीं कर लोगे, क्या दिक्कत है। अच्छा, दूसरा एटलीस्ट k एंड एटमोस्ट 2, तो x की वैल्यू मोर देन k लेस देन 2n प्लस k आ जाएगा। इफ द सुपरवाइजर क्या है 1, सुपरवाइजर अटेंड्स ऑड नंबर्ड ऑपरेशन, दो सुपरवाइजर ना, सुपरवाइजर 1 अटेंड्स ऑड नंबर्ड ऑब्जर्वेशंस एंड सुपरवाइजर 2 अटेंड्स इवन नंबर्ड ऑब्जर्वेशंस। मतलब जैसे 1 3 5 7 9 इस तरीके से, दूसरा 2 4 6 इस तरीके से ऑपरेशन अटेंड कर रहा है, तो शो करो कि सुपरवाइजर 1 इज मोर लाइकली टू सी द प्रोसेस कंप्लीटेड प्रोवाइडेड दिस इज लेस देन 0। सो मतलब तुम्हें क्या करना है, सम करना है ओवर ऑड एंड ओवर इवन, ठीक है ना। मतलब प्रोबेबिलिटी एड ऑड नंबर्स निकाल लोगे,
1 प्लस 3 5 7 9 उस पे करो, फिर इवन पे 2 4 6 दोनों को कंपेयर करो किसकी वैल्यू ज्यादा किसकी कम है, वही कहना चाह रहा है। हाँ 11th तो कह रहा है कि अ कॉइन इज थ्रोन इफ इट लैंड्स हेड। ओके, एक कॉइन को थ्रो किया, अगर हेड आया तो सेकेंड कॉइन विथ फेसेस मार्क्ड, हेड आया अ सेकेंड कॉइन जिसका फेस है मार्क्ड 1 या 2 इज थ्रोन। इफ द फर्स्ट कॉइन शोज टेल, पहले पे अगर टेल आया तो अ पॉइंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द यूनिफॉर्म 0 1। सो मतलब ये है कि अगर हेड आया तुमने एक कॉइन चूज की है दूसरा जिसपे 1 या 2 लिखा है, और मतलब डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर टेल आया तो कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, इस तरीके से। सो इफ x denote the number that appears as the final result of the experiment, तो find the CDF of x, लगाओ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ठीक है ना, दो केस है तुम्हारे पास, E1 इवेंट है कि हेड अकर्स, E2 इवेंट है टेल अकर्स। अब ए इवेंट तुम्हारा है कि आउटकम रिजल्टिंग आउटकम, है ना, तो यहाँ पे क्या है, तो 1 आएगा या 2 आएगा उधर वाले केस में, इधर है 0 1 के बीच कुछ भी आ सकता है। सो नंबर दैट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सो टोटल प्रोबेबिलिटी लगा के देखो क्या आएगा। चलिए ठीक है जी, तो मान लो E1 तुम्हारा हेड है ना और E2 है जैसे टेल है। अब तुमसे पूछा है CDF, ठीक है, देख लो ये तो हाफ हो जाएगा E1 E2। अब ये तुम्हें देखना है, अब दोनों का CDF अलग अलग पहले टर्म निकाल लो, ये CDF अलग अलग निकाल सकते हो। इसमें क्या होगा, इसमें तो ये CDF है ना अंडर फर्स्ट कंडीशन, मैं अगर अलग से लिख के दिखाऊं तुम्हें तो उसको ऐड कर लो, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन हो गया, ये एक CDF F1 है ये F2 है, उन दोनों का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन हो गया, ये हाफ हाफ है। तो अगर इसका CDF पहले केस में, हाँ नहीं नहीं, ये बोला ना दो ही आउटकम आ सकते हैं 1 या 2, तो इसका क्या मतलब है, जैसे आपने दूसरा कॉइन सिलेक्ट किया उसके क्या लिखा है 1 या 2 लिखा है, तो उस पे या तो 1 आएगा या 2 आएगा, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, 2 आने की 1/2, तो मतलब सेट 1, 2 डिस्क्रीट यूनिफॉर्म एट 1 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला केस है मतलब E1 में मैं ये लिख रहा हूँ x लेस देन इक्वल टू x गिवन E1, तो उसमें क्या होगा कि 0 when x less than 1, 1/2 when x between 1 and 2 and 1 when x more than equal to 2, ये आ जाएगा। एंड CDF ऑफ x, मतलब मैं दूसरा टर्म फाइंड कर रहा हूँ अलग से, CDF ऑफ x कैसे भी लिख लो, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x गिवन E2, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 when x between लेस देन 0 एंड यूनिफॉर्म 0 1 का CDF क्या होता है x माइनस a अपॉन b माइनस a, x ही आ जाता है ना, यूनिफॉर्म 0 1 है तो x ही आ जाएगा। अच्छा तो जस्ट x लिख दो, यूनिफॉर्म का CDF x होता है ना क्योंकि PDF 1 है, यूनिफॉर्म 0 1 का CDF x, सो x when x between 0 and 1 and 1 when x is more than equal to 1, तो हो गया। इसको ऐड कर लो, अब दो फंक्शन को ऐड करना आता है देख लो, तो बस इन दोनों को ये फॉर्मूला हो गया, अब ऐड करना तो दो फंक्शन को, हाफ हाफ, ये हाफ है और ये भी हाफ है, तो इससे आ जाएगा।
ठीक है, तो मतलब यहाँ सेकेंड केस में सपोर्ट में सिर्फ 1 to 2 पॉइंट है, यहाँ सपोर्ट में 0 1 का क्लोज इंटरवल है इस तरीके से। सो नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन है? 13 Sir, the Cauchy equations we have. so that the ft is a CDF, so that if ft is CDF and gt is 1 minus CDF satisfy Cauchy equation। ये दे रखा है g of x plus y बराबर gx gy, मतलब CDF है, g क्या है? g एक्चुअली सर्वाइवल फंक्शन है। सर्वाइवल फंक्शन क्या है? x बार मतलब f बार, मतलब 1 माइनस CDF को सर्वाइवल फंक्शन बोलते हैं। तो ये कहना चाह रहा है जी एक्स प्लस वाई बराबर जी एक्स जी वाई। जैसे ये केस होता है एक्सपोनेंशियल केस में, तो एक्सपोनेंशियल में देखो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल में कैपिटल एक्स मोर देन स्मॉल एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स होता है। वैसे ही अगर वाई भी एक्सपोनेंशियल मान लो तो एक्स कैपिटल वाई मोर देन स्मॉल वाई की प्रोबेबिलिटी ई की पावर माइनस लैम्डा वाई हो जाएगी। तुम उसका प्रोडक्ट करो तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो कॉची इक्वेशन है इसको एक्सपोनेंशियल लैम्डा सेटिस्फाई करेगा। एक्स वाई अगर एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, अच्छा यहाँ पे तो एक ही बात कर, जी ऑफ एक्स प्लस वाई की बात, अच्छा ओके, वो अलग अलग की बात नहीं कर रहा, सेम ही सीडीएफ की बात कर रहा है। ऐसा हो तो कहने का मतलब यहाँ भी वही में कहना, जो एक्सपोनेंशियल का जो सीडीएफ है ना क्या होगा, ई की पावर माइनस लैम्डा नॉट सीडीएफ, जी मतलब सर्वाइवल फंक्शन 1 माइनस सीडीएफ, तो ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स प्लस वाई बराबर ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स इनटू ई की पावर लैम्डा, यानी मतलब जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वो भी ये सेटिस्फाई तो करेगा ही। ओके अच्छा, ये वो यही कहना चाह रहा है कि इसका मतलब या तो डिजेनरेट है या फिर एक्सपोनेंशियल है। ओके हाँ बोलो, तुम क्वेश्चन बोलो अब। हाँ सर आपने एक्सपोनेंशियल बेस कैसे किया इसको? क्योंकि मुझे तुमसे अगर कभी ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में, तुम सोचो ऐसे कैलकुलस में क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा एक फंक्शन बताओ जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो ये किसको, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई करे, यही तो है यहाँ पे। तो इस केस में सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही सेटिस्फाई करेगी। मान लो a की पावर x टाइप का यही फंक्शन सेटिस्फाई करेगी। इन पर्टिकुलर तुम e की पावर x ले सकते हो, या e की पावर माइनस x ले सकते हो, e की पावर kx ले सकते हो, a की पावर kx या e की पावर kx। सो जो भी होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसीलिए देख के आइडिया लग गया। तो वहां पे g जो उसने यूज किया है वो 1 माइनस CDF है, 1 माइनस CDF मतलब प्रोबेबिलिटी x मोर देन t, और एक्सपोनेंशियल में ये होता है ये, तो ये सेटिस्फाई करेगा। वही कह रहा प्रूव कर रहा है, तो डिजेनरेट होगा या एक्सपोनेंशियल होगा, तो एक्सपोनेंशियल ही होगा। तो ये थ्योरम हो गया, हालांकि प्रूव दैट है, तो तुम याद रख सकते हो स्टेटमेंट कि इसको जो सेटिस्फाई करेगा वो या तो डिजेनरेट होगा 0 पे या एक्सपोनेंशियल होगा। ये एक्सपोनेंशियल का CDF दे रखा है 1 माइनस e की पावर माइनस है ना AT, बाकी उससे आगे कर सकते हो वैसे ही। यस सर, आगे वाली और हो गया। चलो ठीक है, तो अब मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ चलो इसमें बताओ कौन सा ट्राई करें। तो मल्टीवेरिएट तो कल ही ऐड किए थे ना, कल ही, इसमें पता नहीं कहाँ कहाँ भाग जाता है। सो यूनिवेरिएट मल्टीवेरिएट, यूनिवेरिएट इधर है, नॉन पी वाई की इधर है, ये जैम का है ये तो मल्टीवेरिएट। तुम गेट वाला ढूंढ रहे होगे ना, तो ये मल्टीवेरिएट हो तो इसमें तो वही होगा बस। ये है, ये भी जैम का ही कैसे पड़ा है, गेट वाला भी होगा, ये रहा। बताइए आपने ट्राई किया है, बताओ कौन सा क्वेश्चन ट्राई करें। सर क्वेश्चन नंबर 6। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 जो है, चलिए ये कह रहा है कि कंसीडर द ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये अभी हालांकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो देख लो फिर भी
तो कंसीडर अ ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पीएमएफ, x बराबर x, y बराबर y आपको दे रखा है, तो पूछ रहा है ये बताओ। तो सो y एक्सप्रेशन ऑफ y गिवन x बराबर 3, एक्चुअली क्या है ना यहाँ पे देखो, ये एक्चुअली मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, x इज इक्वल टू x कॉमा y इज इक्वल टू y, तो आप देख ही रहे हैं n फैक्टोरियल, ठीक है ना, n की वैल्यू 7 है, तो इसको हम लोग ये बोलते हैं xy जो है मल्टीनोमियल बोल दो या तो, है ना, मल्टीनोमियल विथ n क्या है 7, p1 है 0.6, p2 है 0.2, इस तरह से। सो n p1 p2 ऐसा होता है। आप लोग बाइनोमियल जानते हैं, बाइनोमियल क्या होता है np, जस्ट वैसा होता है। यहाँ पे क्या है n p1 p2 दोनों हैं। सो अगर इंडिविजुअली अगर आप फाइंड करोगे, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिविजुअली x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बताओ x का मार्जिनल क्या आएगा यहाँ पे, हाँ बाइनोमियल 7, 0.6 np1 और y होगा बाइनोमियल 7, 0.2 np2, मतलब ये बाईवेरिएट बाइनोमियल एक्चुअली इसको बोलते हैं बाईवेरिएट बाइनोमियल, जिसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। सो np1, p2, तो इंडिविजुअली x जो होगा n, p1 होगा और y इंडिविजुअली n, p2 होगा आपका। सो इस तरह से x y का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब आपसे पूछा है इन्होंने कि एक्सपेक्टेशन बताओ y गिवन x बराबर है ना, सो एक्सपेक्टेशन y बताओ जब x आपको 3 दे रखा है। सो कंडीशनल का पीएमएफ क्या होता है, ये जस्ट रिजल्ट आपको देखना पड़ेगा कि बाईवेरिएट बाइनोमियल में कंडीशनल पीएमएफ क्या होता है, मतलब कंडीशनल, हाँ तो वो डायरेक्टली फॉर्मूला वो यूज करो, लेकिन डायरेक्टली फॉर्मूला है वो, तुम अगर चेक करोगे तो उससे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। उसका कुछ होता है तो उससे आंसर आ जाएगा। ये देखो दे रखा है यहाँ पे, आप चेक कर सकते हो, ये है फॉर्मूला है, मतलब ये मैं लिखाऊंगा अभी नेक्स्ट क्लास में। हम लोग अभी हमने जस्ट मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म किया, मल्टी मतलब वेरिएस डिस्ट्रीब्यूशन खत्म किया, अभी स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट करना है। तो नेक्स्ट क्लास में अभी हम लोग जो बैच 9 to 11 चल रहा है उसमें हम लोग बाईवेरिएट बाइनोमियल मतलब ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, फिर बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्कस करेंगे, उसमें इजीली हो जाएगा। हालांकि इसका फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो बुक में सब है, अलग पढ़ोगे तो इसका फॉर्मूला दे रखा है e ऑफ y गिवन x का n माइनस x टाइम p2 अपॉन 1 माइनस p1, पुट कर लो तो n आपका 7 है, x जो आपको गिवन है 3, p2 आपको p2 0.2 है, 1 माइनस p1 आपका, अच्छा मैं किसका लिख रहा हूँ y गिवन x का, ठीक है, p1 है 0.6, सो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, 4 इंटू 0.2 अपॉन 0.4, तो इससे आ गया है ना, क्या आ गया 2 आ गया शायद, देखिए ठीक है ना, तो ये 2 आ गया इस तरीके से। तो ये सब फॉर्मूला है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इस तरह से ठीक है, ट्राई करते हैं, तो कोई नहीं दोबारा करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ये है तो आपने ट्राई किया, अच्छा है। सो क्योंकि रिपीटेटिव स्टडी जरूरी है, जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। सो यहाँ भी ऐसे ही है, ये भी, ये क्या है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ आप देखेंगे तो n10 है, p1 p2 p3, तो यहाँ पे 3 रैंडम वेरिएबल एक साथ है x y z, तो ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहाँ मल्टी का मतलब हो गया तो मैं उसको n नोमियल अक्सर बोलूंगा, बाइनोमियल में क्या होता है np, है ना, मतलब ट्राइनोमियल में p1 p2। i plus z का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल होगा n, pi plus bj, यस और उसके बाद डायरेक्ट उसकी वेरिएंस निकल जाएगी। यस जैसे अभी हमने डिस्कस किया
तो उसी कॉन्सेप्ट पे हो जाएगा जैसे आपने बताया अभी, तो हमने अभी थोड़ा सा डिस्कस किया है तो उसके बेस पे ही आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो x y z है ये मल्टीनोमियल n की जगह 10, p1 0.2, p2 0.3, p3 0.4 ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इंडिविजुअली x का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाइनोमियल 10, 0.2, y का इंडिविजुअल होगा तो x इंडिविजुअल है बाइनोमियल 10, 0.2, y मतलब मार्जिनल, इंडिविजुअल तो मार्जिनल, y का मार्जिनल 10, 0.3, z का मार्जिनल बाइनोमियल 10, 0.4 इस तरीके से। अब आपसे क्या बोला है इन्होंने, वेरिएंस ऑफ y प्लस z, तो वही आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ आएगा तो आसान है। तो y प्लस z का डिस्ट्रीब्यूशन, तो y और z यहां से ऐड कर लीजिए। सो क्या इससे आंसर आ गया, या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप या इससे भी आ जाएगा, दोनों तरीके से आ जाएगा, तो डिपेंड करता है आप किस तरह सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, Sir, question number 11. 11। अच्छा 11 ये हमने आज यहीं से स्टार्ट किया था। तो ये x1 माइनस x2 जो है ना, आप चाहो तो पहले इसको वो कर लो, क्या बोलते हैं उसे, ट्रांसफॉर्म कर लो। तो x माइनस 2 थीटा को y मान लेते हैं चाहो तो x1 माइनस x2 कहीं ना कहीं x माइनस 2 थीटा को y नाम रख दिया हमने। तो x1 माइनस x2 को आप y1 माइनस y2 बोल सकते हो, लिख सकते हो। वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स x का है तो इसको y के फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में लिख सकते हैं, या सिंपली आप अगर ये समझना चाहो डायरेक्टली तो ये जो है ना, ये फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है जो कि इसके लिए कंप्लीट सफिशिएंट होगा। और ये जो x1 माइनस x2 है ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉची डिस्ट्रीब्यूशन आएगा जो पैरामीटर थीटा से फ्री होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एंसिलियरी स्टैटिस्टिक्स है ना, सो जो कंप्लीट सफिशिएंट है वो इंडिपेंडेंट होता है एंसिलियरी स्टैटिस्टिक्स से, तो इसीलिए ये खत्म हो जाएगा, क्या गिवन है इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो जस्ट आप इसका एक्सपेक्टेशन निकाल लो, मतलब समझ ना, इंडिपेंडेंट हो गया तो क्या होगा, तो हटा देंगे उसका एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y बराबर ex, तो इसका एक्सपेक्टेशन निकाल दीजिए डायरेक्टली। Yes, sir, हो जाएगा. हाँ तो बस उस थ्योरम से हो जाएगा। ठीक है और बताइए। Question 14. सर ये वाला जो असाइनमेंट है इसमें बहुत सारा मल्टीवेरिएट एनालिसिस के दे क्वेश्चन है, हाँ वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स और प्रिंसिपल कंपोनेंट्स वगैरह। हाँ उसने वैसे वहां से उठा लिए एक्चुअली, मल्टीवेट आंसर एग्जाम में नहीं है और गेट में, तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। जैसे अभी ये भी है वेरिएंस को वेरिएंस पे दे दिया है, तो बोल रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम, तो मतलब वही फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हो गया ना ये। यस सर। हाँ तो हो जाएगा, इसको डिराइव कर सकते हैं। तो बाईवेरिएट नॉर्मल है, मीन 0 है और दोनों के बीच का वेरिएंस 1 है, कोवेरिएंस रो है। इसका मतलब है कि एक्स वाई के बीच है ना, एक्स का वेरिएंस 1 है, वाई का वेरिएंस 1 है और एक्स वाई के बीच का कोवेरिएंस रो है। तो बताइए मैक्स है, तो फॉर्मूला यूज कर लीजिए, इसका फॉर्मूला भी होता है और नहीं तो है ना, इसका एक मैक्स का फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हैं, एक अप्रोच वो है। सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी यूज कर सकते हैं, दूसरा अप्रोच वो है। एक मैक्स का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई प्लस मॉड में एक्स माइनस वाई अपॉन 2, तो उससे भी कर सकते हैं हम लोग, आ जाएगा उससे। फॉर्मूला बता दीजिए. हाँ ये फॉर्मूला जो है, तो एक तो हम इससे कर सकते हैं, एक अप्रोच ये हो सकता है कि जो ये कहीं भी वैलिड है, यहीं पे नहीं, ये दो नंबर के बीच मैक्सिमम का फॉर्मूला है। तो ये आपका होता है x प्लस वाई प्लस में मॉड में x माइनस वाई अपॉन 2, और मिनिमम ऑफ x कॉमा वाई का जो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, ये जस्ट बिना ब्रैकेट के, माइनस मॉड में x माइनस वाई होल अपॉन 2। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन लगा दीजिए तो इससे ही आ जाएगा। अब मॉड x माइनस वाई कहीं ना कहीं मीन डेविएशन निकालना आपको, x माइनस वाई का वो था ना √2 अपॉन पाई आया था आई थिंक लास्ट टाइम, तो वो यूज कर सकते हैं उससे। लेकिन यहाँ पे वो भी है, कोवेरिएंस भी है, सो वेरिएंस टर्म 0 नहीं है तो उसके टर्म में ही कुछ आएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा। सो मैक्स के फॉर्मूला से आप कर सकते हैं, नहीं तो ऑर्डर स्टैट्स भी ट्राई कर सकते हैं।
तो उसे ट्राई करिए, हालांकि है ना मल्टी वेरिएट एनालिसिस का क्वेश्चन है वैसे तो, ये सब मल्टी वेरिएट एनालिसिस का ही है, लेकिन कर सकते हैं सॉल्व, मतलब इंडिविजुअली आप एक्स वाई x1 x2 x3 को अलग करके आप ट्राई कर सकते हैं। ये सर क्वेश्चन 17 कह रहा है कि एक्स वाई जो आपका रैंडम वेक्टर है विथ जॉइंट एमजीएफ ये दे रखा है e की पावर 2s स्क्वायर प्लस टी, तो इसको मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, e की पावर 2s स्क्वायर इंटू e की पावर t। तो आप बता सकते हैं कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, e की पावर 2s स्क्वायर किसका होता है, नॉर्मल, और e की पावर t किसका होगा, आप गेस कर पाएंगे? तो आपको वही देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन पहचान लो, हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एमजीएफ को देख के डिस्ट्रीब्यूशन पहचानना है। देखिए क्या बोल रहा है कि, तो यहाँ देखो m जो xy है st में, इसको आप लिख सकते हैं e की पावर 2s स्क्वायर इंटू e की पावर t। तो पहली बात आप इसको ऐसा लिख पा रहे हैं s इंटू एम वाई टी, और ये बताना चाह रहे हैं, इसका मतलब है ये रिजल्ट होता है इफ एंड ओनली इफ क्या होता है, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। हाँ एक तो हो गया आपका इंडिपेंडेंट, और दूसरी चीज ये आपका एमजीएफ है x का और ये एमजीएफ है y का। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आप एमजीएफ देख के बताइए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है ये। सो x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल। नॉर्मल तो होता है म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो टी तो टर्म है ही नहीं इसमें, तो मतलब म्यू 0 है और हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 2 है, सो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 बराबर 2 है ना, हाफ सिग्मा स्क्वायर बराबर 2 है, मतलब सिग्मा स्क्वायर 4 हो गया। यस सर। हाँ, और y का ऐसे ही देखिए अब ध्यान से, तो y का है म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो वेरिएंस 0 डीजेनरेट हो जाएगा। हालांकि ये देखो आप नॉर्मल भी सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां से आपको दिखेगा वेरिएंस 0 हो गया, नॉन म्यू टी प्लस म्यू 1 हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो सिग्मा हाफ सिग्मा स्क्वायर 0 हो गया, तो वेरिएंस 0 हो गया। और ऐसा कौन सा रैंडम वेरिएबल जिसका वेरिएंस 0 होता है, तो वो सिर्फ डिजेनरेट, तो ये डिजेनरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, कहने का मतलब है कि ये डिजेनरेट ही बन जाएगा। तो y बराबर एक्चुअली डिजेनरेट है अपने मीन पे, मीन क्या है इसका 1 है, क्योंकि डिस्क्रीट है ना, तो पी आई ई की पावर टी आई एक्स आई, तो x की जगह कोएफिशिएंट 1 है, प्रोबेबिलिटी बाहर 1 है, तो मतलब y बराबर 1 पे ये डिजेनरेट है, सो y बराबर 1 पे दूसरा वाला डिजेनरेट है, सो डिजेनरेट एट y बराबर 1, ये आ गया आपको। अब पूछ क्या रहा है आपसे, सो आपसे ये पूछा है कि P जो है प्रोबेबिलिटी x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 1 है, x प्लस 2y, तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए फाई के टर्म में, जेड। हाँ स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा ना, तो x प्लस 2y का मीन निकाल के घटा दीजिए, वेरिएंस घटा दीजिए, हो जाएगा, तो उससे आ जाएगा, सो फाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे x प्लस 2y का मीन घटाइए, स्टैंडर्ड डिवीजन से डिवाइड करिए, सो लेस देन इक्वल टू जो भी नंबर यहाँ आएगा वो फाई समथिंग आ जाएगा, और वो फाई आपको यहाँ पे इसीलिए दे रखा है कि इन्हीं में से कोई एक काम आ जाएगा, इन्हीं में से कोई एक यूज हो जाएगा जो आपको दे रखा है इन्होंने, तो उससे आंसर आ जाएगा, तो ट्राई कर लीजिएगा, ठीक। और नेक्स्ट भी है 32। अरे सो 32, चलिए, तो ये है कि xn be a sequence of IID random variable each having uniform on 0 3, y be a random variable independent of xn having PMF this, ओके। तो आपसे बोल रहा है कि
मैक्सिमम x1 x2 अप टू xy लेस देन इक्वल टू 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप क्या कर सकते हैं, e ऑफ दिस गिवन y, नहीं सो क्या आ जाएगा देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम जो है वो छोटा है, इसका क्या मतलब हुआ, ईच इंडिविजुअली 1 से कम है ना, Yes, sir. सो ऑल आर इंडिविजुअली लेस देन, तो और उसमें y आ जाएगा, बाद में y का pmf यूज pm वो यूज हो जाएगा गिवन करके, तो कंडीशनल होके यूज हो जाएगा। सो यहाँ पे ये है, इसको आप ओपन करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा x1 लेस देन 1 x2 लेस देन 1 xy लेस देन 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप कि ये y खुद रैंडम वेरिएबल है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, सो दिस इज सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, आपको याद है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए को हम क्या लिखते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी में, समेशन है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, Probability of A given to Y. तो वही यहाँ पे करेंगे, तो वो जो आप ई आई लिखते हो यहाँ y है, क्योंकि y के पास बहुत सारी पॉसिबल वैल्यू है ना, y की वैल्यू 1 से लेके कुछ भी इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा समेशन प्रोबेबिलिटी कैपिटल y इज इक्वल टू स्मॉल y। अब यहाँ पे ऐसा आ गया, या मान लीजिए स्मॉल y में दिक्कत हो तो आप k ले लीजिए, कैपिटल Y इज इक्वल टू k जैसे यहाँ दे रखा है इनटू, अब यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन इक्वल टू 1 अप टू xk लेस देन इक्वल टू 1, तो मैंने क्या किया कि y की जगह k रख दिया, सो ये हो गया k की वैल्यू 1 से इंफिनिटी। अब ये सॉल्व करना है आपको, तो ये तो हमें यहाँ दे रखा है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से पता है, वही यूज किया, गिवन आप लिख सकते हैं, तो वो यूज कर लिया मैंने, कैपिटल k को स्मॉल k रख दिया, मतलब कैपिटल Y को स्मॉल k रख दिया। अब एक्चुअली इंडिपेंडेंट है ना, ये सब आईआईडी है, सीक्वेंस ऑफ आईआईडी है, तो सबकी वैल्यू सेम ही तो है, तो सबकी वैल्यू जब सेम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, k फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y इज इक्वल टू k, और यहाँ हो जाएगा x1 लेस देन इक्वल टू k इंटू x2 लेस देन, और सारे आईआईडी है तो इंडिपेंडेंट है तो प्रोडक्ट कर दिए, और पावर इसकी k हो जाएगी, क्यों, क्योंकि k टर्म आएगी ना, सॉरी यहाँ k नहीं, यहाँ 1 आएगी, x1 लेस देन इक्वल टू 1 x2 लेस देन इक्वल टू 1 x3 लेस देन इक्वल टू 1 सो ऑन, प्रोबेबिलिटी xk लेस देन इक्वल टू 1। अब सारी x लेस देन इक्वल टू 1 है तो इसकी जो पावर है वो k हो गई, अब आ जाएगी, ये तो सीडीएफ हो गया 1 का, सीडीएफ ऑफ x एट 1, तो क्या था x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म 03 है, तो यूनिफॉर्म 03 में सीडीएफ क्या होता है 1 पे, वो रख देंगे, ठीक है, तो अब ये समेशन आ जाएगा यहाँ से देखिए, सो इक्वल टू समेशन k फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, एक तो y बराबर k है 1 अपॉन e माइनस 1 टाइम k फैक्टोरियल, तो e माइनस 1 बाहर भी कर सकते हैं आप, और ये CDF ऑफ x एट 1, तो CDF जो होता है x में वो होता है x माइनस a, तो a है 0 अपॉन b माइनस a, ये भी है 0, तो ये हो गया, और x की जगह क्या है आपके पास, यहाँ पे किस पॉइंट पे CDF ले रहे हैं आप 1 पे, तो कहने का मतलब 1 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0, तो आप जब CDF निकालेंगे तो 1/3 इसकी पावर k। अब ये इजी नहीं हो गया, देखिए, सो 1/e माइनस 1 बाहर, समेशन k फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1/3 की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल, ये किसके इक्वल होगा, आपको ध्यान रखना है, ये k 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो एक टर्म कम है, तो कोई बात नहीं, एक टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, r फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी वो e की पावर x होती है, तो यहाँ पे e की पावर 1/3 तब होगी जब k 0 से स्टार्ट होती नहीं है, तो एक टर्म -1 कर देंगे. हाँ, तो इस तरह से तो एक बैलेंस कर देंगे हम लोग, तो e की पावर 1/3 माइनस 1 कर देंगे, तो इस तरीके से कि k को आप है ना मतलब 0 रखेंगे, 0 ये हो गया, तो ये आंसर है आपका, अब वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये है 47 तो सबसे लास्ट. हाँ, तो
चलिए, तो ये कह रहा है कि एक्स वाई ज्वाइंट पीएमएफ दे रखा है आपको। अब आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। अच्छा, इज आर ट्रू, एमएसक्यू है ये। तो एमएसक्यू है तो आप पहले ध्यान से देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है। तो यहाँ पे एक्चुअली x की वैल्यू 0 से y तक है, मतलब x y पे डिपेंड कर रहा है, और y की वैल्यू 0 से इंफिनिटी है, तो मतलब y फ्री है। तो x की वैल्यू y पे डिपेंड कर रहा था। कहीं ना कहीं ये वैसा हो सकता है कि पीएमएफ ऑफ x गिवन y इनटू पीएमएफ ऑफ y। देखो सपोर्ट देख के थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ये ज्वाइंट है ना। तो कल भी हमने कल हमने एक क्वेश्चन किया था क्लास में ही रात को, कॉन्टिन्यूअस वाला ब्रेक कर रहे थे इसी तरीके से, जो कोवेरिएंस निकालना था, लास्ट क्वेश्चन था। तो वहां भी ऐसे ही ब्रेक कर रहे थे हम लोग। तो वैसे ही डिस्क्रीट का है ये, सेम कॉन्सेप्ट पे ये डिस्क्रीट का है कि वहां भी हमने पीएमएफ ऑफ x इनटू पीएमएफ ऑफ y गिवन x ऐसे कुछ ब्रेक कर रहे थे पीडीएफ पे। तो वैसे ही यहाँ भी है। सो ये जो हमारे पास है कि ये जो ज्वाइंट है ना, x इज इक्वल टू x कॉमा y इज इक्वल टू y। सो आप यहाँ देख रहे हैं कि ओके 0 से y तक x की वैल्यू 0 से y तक है, y की वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से ब्रेक हो सकता है। तो पहले इसको लिख देता हूं, देखिए e की पावर -2 और यहाँ है x फैक्टोरियल y माइनस x फैक्टोरियल, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। सो 2 की पावर x से मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड, क्यों, पॉइजन बनाने के लिए। तो ओके इनटू, अब क्या बैलेंस करने के लिए 2 की पावर -x। देखिए मैं वही पीएमएफ लिख रहा हूं, बट मैं पॉइजन का मुझे दिख रहा है e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। तो इसको मैं ऐसा कर देता हूं, और तो यहाँ पे क्या होगा, और क्या चाहिए आपको, तो और चाहिए, देखिए मुझे तो थोड़ा सा ब्रेक उसको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मुझे ना x y पे डिपेंड कर रहा है। तो x गिवन y, x की वैल्यू y तक जाएगी ना, तो इसको थोड़ा वैसा ब्रेक करो। देखो सो e की पावर -2, 2 की पावर अगर मैं लिखता हूँ y माइनस एक्स अपॉन y माइनस एक्स फैक्टोरियल, और मुझे मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा इसके बदले। तो हमने अभी कितना एक्स्ट्रा लिखा है, e की पावर -2, तो x फैक्टोरियल तो पहले है ही पहले से। सो हमने अभी बस एक्स्ट्रा लिखा है 2 की पावर y माइनस एक्स। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर x माइनस 1। हाँ चलिए 2 की पावर x माइनस वाई कर देते हैं। सो अब मुझे कहीं ना कहीं पीएमएफ बनाना है इसको, तो मुझे y फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ओके ओके, सो मैं जो पहले सोच रहा था वो ठीक था। मतलब देखिए हमें क्या करना, मैं करना क्या चाह रहा हूँ, देखो मैं लिख देता हूँ करना क्या चाह रहा हूँ। सो मैं चाह रहा हूँ कुछ इस तरह से, या तो आ जाए कि प्रोबेबिलिटी एट x y इज इक्वल टू y गिवन x इक्वल टू x, तो ऐसा कर लूँ, या ऐसा कर लो आपकी y इज इक्वल टू y इनटू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x गिवन y इज इक्वल टू y, क्योंकि आप इसको खोलेंगे तो ये कैंसिल होकर वही बनाएगा ये इसको। तो मैं इस तरह से बनाना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास क्या है एक्चुअली, अभी मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, y माइनस एक्स फैक्टोरियल, ये कुछ ऐसा है n माइनस आर फैक्टोरियल टाइप का है, और x की वैल्यू y तक जा रही है ना। तो मतलब क्या होता है, अच्छा बाइनोमियल में क्या होता है, देखिए जरा ध्यान से, x की वैल्यू कहां से होती है, 0 1 2 अप टू n तक, यही होता है ना बाइनोमियल में। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं x गिवन y जो होगा बाइनोमियल समथिंग होगा यहाँ पे, अगर y तो ओके, तो n की जगह y होगा एक्चुअली, क्योंकि बाइनोमियल में सपोर्ट क्या होता है 0 1 2 अप टू n। तो यहाँ पे x का सपोर्ट 0 से n तक है, n की जगह y है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, अब मैं उसको फिर से लिखता हूँ, देखिए तो e की पावर -2, तो मुझे ना कहीं ऐसा करना पड़ेगा कि y फैक्टोरियल अपॉन y माइनस एक्स फैक्टोरियल बाइनोमियल बनेगा, क्योंकि x का डिस्ट्रीब्यूशन x गिवन y बाइनोमियल बनेगा, क्योंकि 0 टू n होता है या 0 टू y है। तो y फैक्टोरियल अपॉन y माइनस एक्स फैक्टोरियल कर दिया, तो जितना एक्स्ट्रा लिखा यहाँ डिवाइड कर देते हैं y फैक्टोरियल। अब और क्या रह गया, x फैक्टोरियल यहाँ पे पहले से है x फैक्टोरियल, तो अभी इतना रखा हमने, ठीक है। अभी जो लिखा हमने बराबर कर दिया, यस। सो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। लेकिन मुझे क्या देखना है कि,
तो मेरे पास ये पीएमएफ कुछ ऐसा बनेगा, एफ ऑफ एक्स गिवन वाई, मतलब पीएमएफ ऑफ एक्स गिवन वाई। तो यहाँ मुझे वाई का चाहिए। पॉइसन का कुछ होगा। हाँ, तो यहाँ मुझे वाई का अलग करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वाई फ्री है ना, वाई फ्री है तो मुझे वाई का अलग से लिखना पड़ेगा। तो वाई का क्या हो जाएगा, 2 की पावर में माइनस वाई, क्या होता है पॉइसन का पीएमएफ, लैम्डा की पावर एक्स, 2 की पावर वाई कर देता हूँ ना। अब ठीक है, अब ठीक हो गया ना। सो 2 की पावर माइनस वाई, एक बार चेक कर लीजिए अब। सो अब हमने फिट कर दिया इसको, तो ये कुछ ऐसा हो गया, e की पावर माइनस 2 की पावर y अपॉन y फैक्टोरियल, यस। और यहां से आ गया, बाकी बचा y फैक्टोरियल, x फैक्टोरियल, y माइनस x फैक्टोरियल, 1/2 की पावर y, इस मतलब 1/2 की पावर n टाइप का हो गया ये। इसको थोड़ा सा और इसको मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके दिखाऊं तो ये हो गया e की पावर माइनस लैम्डा, है ना, तो उस तरीके से। सो ये हो गया आपके पास e की पावर माइनस 2 की पावर y अपॉन y फैक्टोरियल, और ये हो गया y चूज x, इस तरीके से। nc x होता है ना, nc r, तो n की जगह y है, और इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ की पावर x और हाफ की पावर y माइनस x, क्योंकि इसको आप कंबाइन करेंगे तो यही बनेगा। तो अब हमने फाइनली जो मैं चाहता था उस तरफ ब्रेक कर दिया। तो मैंने क्या किया, सो हमारे ये इस फॉर्म का आ गया। पहला है प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू वाई, और दूसरा है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स गिवन y इज इक्वल टू वाई, ये आ गया एक्चुअली। अब तो यहां से क्लियर ये हुआ कि x का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, x गिवन y का, तो x गिवन y इज बाइनोमियल, तो ये क्या हाँ np, तो n की जगह y और 1/2 हो गया। तो ये इस तरह से x गिवन y बराबर y, और y अकेला क्या है, पॉइसन, हाँ पॉइसन 2 हो गया। सो अब चलिए चेक कर लेते हैं, अब इजी हो गया। सो तो अब क्या मेरे पास x गिवन y बराबर 4, तो मुझे x गिवन y का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, x गिवन y बाइनोमियल y, 1/2, इसने y को 4 दे दिया, तो हो गया बाइनोमियल 4, 1/2। तो बाइनोमियल 4, 1/2 का मीन कितना होगा, np 2 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ट्रू हो गया। मतलब अब कह रहा है कि द mgf ऑफ y इज, तो आप सब लोग जानते हैं पॉइसन रैंडम वेरिएबल का mgf क्या होता है, e की पावर है ना लैम्डा e की पावर t माइनस 1, तो ठीक है ना। तो लैम्डा हमारे पास क्या है, यहाँ पे लैम्डा 2 ही था ना, हाँ पॉइसन 2 e की पावर माइनस लैम्डा, तो ये देखिए e की पावर लैम्डा e की पावर t माइनस 1, t की जगह v लिखा है, तो मतलब ये भी ट्रू है। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x, सो x अकेला तो पता नहीं है आपको, लेकिन कल ही हमने पढ़ा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x को कंडीशनल में क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, e ऑफ, हाँ इस तरह से। तो अब मुझे x गिवन y को पहले से पता है, बाइनोमियल y, 1/2, तो मीन हो गया y/2, तो एक्सपेक्टेशन y/2। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या, तो y तो पॉइसन था अकेला, तो y का एक्सपेक्टेशन कितना है 2, सो 2/2 1 आ गया, लेकिन इसने कहा है 1 है, तो गलत कह रहा है मतलब, तो ये है। सो e ऑफ x गिवन y है ना, तो np, तो y/2 आ गया, और y/2 का ey तो 2 है, पॉइसन में लैम्डा ही होता है, तो गलत है ये। अब कह रहा है कि द जॉइंट mgf ऑफ दिस इज, तो देखो सिंपल है कि आप जानते हैं कि अगर xy वैसा है ना, तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि आप इसमें मार्जिनल फाइंड करने की कोशिश कीजिए। सो ये जॉइंट है, तो आपको पता है ना, हम लोग जॉइंट जब पढ़ रहे थे तो यहां से क्या होगा, अगर ये जॉइंट mgf है, सो m ऑफ, इसने दे रखा है, अभी जो दे रखा है इसको मैं लिखता हूँ uv में लिख रखा है, सो m uv x, y, तो इसमें अगर मैं मुझे y का मैच करना है ना, तो y पॉइसन था, तो u को 0 रख देते हैं। तो इसमें जहां आपको u दिख रहा है ना, इसमें u को आप 0 रख दीजिए। सो u को अगर आप 0 पुट करेंगे तो क्या आएगी, देखिए, तो इसमें अगर मैं u को 0 पुट करता हूं, सो u को हम 0 पुट कर देते हैं, तो क्या बचेगा ये, सो u को 0 पुट करेंगे तो e की पावर -2, u को 0 रखना है, ठीक है, तो हो जाएगा प्लस
ब्रैकेट में 1 प्लस ई की पावर यू, फिर से 0 का तो 1 हो गया, ई की पावर वी। बी वाला ऑप्शन है माइनस। हाँ, तो ई की पावर -2 प्लस 2 ई की पावर वी। सो ई की पावर 2 कॉमन लेंगे, ई की पावर वी -1 आ गई। तो ये वही आ गई जो ऊपर वाला ऑप्शन है। तो मतलब ये है कि यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि y का mgf ये है v के टर्म में। सो एक तो ये पता चल गया मुझे कि इसका mgf है। दूसरा, अगर मैं v को 0 पुट करता, तो v को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर -2। सो मुझे y का मिलेगा एक्चुअली। सो v को तो u के टर्म में आएगी ना, हाँ, तो v को 0 पुट कर देंगे यहाँ पे। सो e की पावर -2 इंटू, नहीं -2 प्लस 1 प्लस e की पावर u आ जाएगी, है ना। v को हमने 0 रख दिया, तो यहाँ से क्या आया, e की पावर -1 प्लस e की पावर v। सो e की पावर, ये e की पावर v -1 आ गया। सो लैम्डा टाइम e की पावर v -1। तो ये क्या निकला, y का एक्चुअली, अच्छा सॉरी, यहाँ तो x का आएगा ना, क्योंकि हमने v को 0 पुट किया है, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। तो x का डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअली x का इंडिविजुअल हमने निकाला ही नहीं है ना। x का हम फाइंड कर सकते हैं, हमने अभी x का इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ही निकाला है। mgf तो आ गया है। तो यहाँ से ये क्या कहना चाह रहा है कि x जो हमारा होगा क्या होगा, पॉइजन 1 होगा, है ना। ये जो हमने किया, हमने एक बार इसमें 2 वेरिएबल है ना, u v। सर एक्सपेक्टेशन निकाल लो ना, ये निकालने की जरूरत ही नहीं है मुझे। हाँ, एक्सपेक्टेशन से भी कर सकते हो चाहो तो, वेरीफाई करने के लिए। बट एक तो वेरीफाई हो गया, मतलब हमने क्या किया, v को u को 0 पुट किया, तो मुझे यही वाला mgf दिख गया। और दूसरा रखा, तो हम प्रूव भी कर सकते हैं यहाँ से, मुझे ज्वाइंट मिल गया ना। तो अगर मैं यहाँ से मार्जिनल निकालू x का, तो समेशन करना पड़ेगा, कर सकते हैं ऐसे तो आप चाहो तो प्रूव करके भी देख सकते हो, ये ओके है, ये एक ऑप्शन आगे ट्रू है। मीन से भी वेरीफाई कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो कि नहीं आपको x का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x का अगर मार्जिनल किसी को फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा एक थ्योरम भी तो था, इतना क्यों करना है। देखो, एक हमने थ्योरम पढ़े थे कि अगर x गिवन y बाइनोमियल y, p है, x गिवन y बाइनोमियल y, p है, और x क्या था, x पॉइजन है। तो आप याद करो, वहां पे हमने एक थ्योरम लिखा हुआ है। सो वहां पे आई थिंक x का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये पॉइजन np आएगा, ये थ्योरम है एक्चुअली। सो यहां से आ जाएगा आपके पास, तो np कितना हो जाएगा, n कितना है, np मतलब n क्या, हाँ तो क्वेश्चन ये लैम्डा p मतलब, सो लैम्डा पॉइजन वाला, सो पॉइजन लैम्डा कितना है, लैम्डा हमारा था 2, p कितना 1/2, सो पॉइजन 1। ये थ्योरम हमने विगेरोथमी में किया था जब हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे। दूसरा एक थ्योरम पढ़ाया था हमने कि x गिवन y अगर आपका बाइनोमियल y, p है और y पॉइजन लैम्डा है, तो उस केस में x जो होगा पॉइजन लैम्डा, p आएगा। ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा हुआ है। वहां हो सकता है मैंने y गिवन x बोला हो कि x पॉइजन लैम्डा है और y गिवन x बाइनोमियल x, p है, तो उस केस में फिर आपको बताया होगा कि y वहां पे होगा लैम्डा np। ये हमने डिस्कस किया था क्लास में, थ्योरम है। तो ये थ्योरम यूज कर लो, तो इससे बस ये क्लियर हो गया कि x का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ये है और ये भी वही दे रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। तो x का यहाँ से आपको mgf मिल गया, y का mgf मिल गया, यहाँ से x का डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। मीन से भी कर सकते हैं आप, मीन इसका डिफरेंस लगा के कंपेयर कर लो। पर हमने एग्जैक्टली इसको शो कर दिया। चलो ठीक है, और कुछ तो अच्छा, ठीक है भाई, तो डाउट अभी के लिए इतना ही है, अभी स्टॉप करते हैं फिर। चलो गुड नाइट। सर पेपर डिस्कशन बता दीजिए, पेपर को किस तरह हैंडल करना होता है, क्या करना होता है। पेपर क्या, एग्जाम को? हाँ अभी आपका कौन सा एग्जाम है?
नहीं एग्जाम तो नहीं है, बस टेस्ट वगैरह तो उस हिसाब से इतने हैं फिर। अच्छा, तो अभी टेस्ट से रेगुलर अटेंड करो पहले तो आप। और दूसरी बात ये है, देखो अभी सारे टेस्ट आप जो भी हो रहा है टेस्ट दो, और बस ये एनालिसिस करो कि आप कौन कौन से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, मतलब जैसे है तो उस कमियों को या तो एक जगह नोट करो, उसको दूर करो। जैसे जो क्वेश्चन एक जगह कलेक्ट करो उसको फिर सॉल्व करो। पेपर हैंडल क्या है, पहले मतलब एक तो पहली बात पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है आपको, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो चाहे मेरा या कहीं का भी। सो पहले तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करो। कई बार क्या होता है बच्चा आधे तक जाके ही छोड़ देता है, या मतलब पहुंचता ही नहीं, टाइम खत्म हो जाता है। तो पहले तो मैनेजमेंट ये है कि आप पूरा एग्जाम का पेपर देखो, फिर पहले आसान वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर मुश्किल वाले अटेम्प्ट करो जितना हो रहा है। फिर अभी हुआ एक बार टेस्ट दिया आपने, अभी जो टेस्ट दे रहे हो एक बार फिर से उसको सॉल्व करो, जो रह गया तो आप वो फिर मुझसे डिस्कस करो, फिर वो सीखो। नेक्स्ट टाइम जो आप टेस्ट दे रहे हो तो फिर से कोशिश करो कि पिछले बार से बेटर परफॉर्म करो आप, है ना। वो डिपेंड करता है कि पेपर का हो सकता है अगला पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट हो, ये आसान हो, अलग बात है। लेकिन आप कोशिश करते रहो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। जो गलतियां लास्ट टाइम की वो नहीं करनी है, इम्प्रूव करते रहना है, इस तरह से। बट बहुत सारे टेस्ट देते थे, आपको समझ आ जाएगा क्या गलती आप कर रहे हो, क्या नहीं करना चाहिए। ये सिली मिस्टेक्स अक्सर होते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है एग्जाम में, कि टाइम 2 घंटे का टेस्ट है, आप 2 घंटे में सारे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो होता है उसमें, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हो, तो बाकी क्वेश्चन का टाइम कम पड़ जाता है। एग्जाम में क्या आपको एक क्वेश्चन में 2-3 मिनट का है, तो शुरू में 1-2 मिनट जिसमें लग रहा है सॉल्व करो, आगे बढ़ो, फिर वापस तुम, है ना, एक बार जब सारा पेपर देख लिया, अब आपको पता है कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, तो जो लगता है कि थोड़ा ट्राई करे कर सकते हो आप उसको अटेम्प्ट करो। उसके बाद फिर जो अगर फिर भी टाइम बचा हुआ है तो वो क्वेश्चन कर सकते हो, जो बिल्कुल नहीं आता आप ट्राई करो। कई बार ट्राई करने से हो जाता है, आपको शुरू में लगेगा देख के नहीं होता है, लेकिन आप पेन चलाना शुरू करो ना, जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका इम्प्लाइज करना शुरू करो, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। कई बार क्लास में मैंने रियलाइज किया, मुझे कई सारे क्वेश्चन पढ़ता हूँ मुझे लगता नहीं होगा, लेकिन ट्राई करता हूँ हो जाता है ना, इस तरह से है। सो सेम ऐसे ही आप ट्राई करोगे तो आप भी सॉल्व कर पाओगे। सो मेन वही है, सारा पेपर अटेम्प्ट करो, अपनी गलतियों को नोट करो, क्या गलती करते हो, जो सिली मिस्टेक्स है उसको इस बार हो गया तो अगली बार उसको बचाओ कि वैसा नहीं होना चाहिए। टेस्ट के बाद एक बार फिर से आप उस टेस्ट को घर पे दो, उसके बाद मुझसे आप डाउट पूछो, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। भाई ये टेस्ट देते रहो, आपको समझ आए। अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचानना, हर बच्चे का डिफरेंट स्ट्रेंथ और वीकनेस है, तो वो आपको देखना है कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। आपको एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करना, तो उसके लिए पूरे साल जो गलतियां कर रहे हो उसको आप बचाओ कि वो एग्जाम में ना करें, तो वो टेस्ट के थ्रू आपको समझ आ जाएगा कि ये गलती नहीं करनी है ना। अब बाकी बच्चों से परफॉर्मेंस कंपेयर करो, अभी 150-200 बच्चे हो गए, अभी कुछ दिन में 300-400 भी हो जाएंगे, तो आपको फिर ये है कि आप इन बच्चों में अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो बाहर भी अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि ये वही सिंसियर बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, है ना। बाकी मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे ऐसे एग्जाम दे देते हैं, जो 3000 बच्चे जैम के एग्जाम जो दे रहे हैं, या गेट का 1500 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सिंसियर मुश्किल से 300-400 बच्चे ही हैं दोनों में, है ना। गेट का भी क्या 2 ऑप्शन है, बहुत सारे लोग ऐसे ही भर दे रहे हैं। गेट का जो सीरियस, इस बार बहुत बच्चे क्वालिफाई किए, पहले 100 के अंदर ही करते थे, इस बार मुझे लगता है गेट में 150-200 बच्चे क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि कट ऑफ फिक्स है, हर बार कट ऑफ उन्होंने फिक्स कर रखा है। गेट का, जैम का वैरी करता है बच्चे के परफॉर्मेंस पे, जैम का वैरी नहीं करता, जैम का कट ऑफ वैरी करता है बच्चों के परफॉर्मेंस पे। गेट का कट ऑफ फिक्स कर रखा है उन्होंने, 25 नंबर जनरल का है, चाहे उसमें 50 बच्चे ही पार करें, 50 बच्चे ही क्वालिफाई होंगे, 200 बच्चे क्वालिफाई करते हैं, 200 क्वालिफाई होंगे, वैसा है, उन्होंने फिक्स कर रखा है कट ऑफ अभी। क्योंकि मैंने पिछले 19 से लेकर अभी तक यही ऑब्जर्व किया मैंने, हर साल कट ऑफ उन्होंने ऊपर नीचे कभी नहीं हुआ है, ये है गेट में। तो बाकी यही स्ट्रेटजी है कि आपको अपना पहचानो, आपकी स्ट्रेंथ क्या, वीकनेस क्या है, कहाँ कमी है। जो भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे किसी टॉपिक के, पहले तो PYQ निपटाओ, जो भी टॉपिक पढ़ ले उसको पूरा PYQ निपटाओ पहले उस टॉपिक का, जैम गेट का या बाकी एग्जाम्स का, ताकि PYQ के कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन मिले तो वो ना छूटे। जैसे अभी मैं थ्योरम है ना, मुझे बाद में याद आया, तो ये सब के इसमें जैम में भी इस कॉन्सेप्ट थ्योरम आ चुका है, लेकिन कई बार आप प्रैक्टिस से छूट जाते हो तो भूल जाते हो, मेरे साथ भी होता है। जब आप प्रैक्टिस में रहते हो तो आपको क्विकली याद आ जाता है पढ़ के। तो इस तरीके से मैं शुरू में डिसाइड कर सकता था डायरेक्टली एक्स को, तो यहाँ से मैं एक्स का ऐसे ही निकाल सकता था अगर थ्योरम लगाता, तो उस तरीके से मतलब है। बट वो मेन वही है, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करो और अपना स्ट्रेंथ वीकनेस पहचानो, उस पर काम करो, बाकी हमसे जो हेल्प हो सकता है बताओ, ठीक है, वही है। ठीक है फिर चलो, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड नाइट। कितने 4.5 घंटे क्लास हो गई क्या, 7 से 11:30 हो गया, चलो थैंक ठीक, यू सर, गुड नाइट। ओके थैंक यू।